अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 53 है जी। रिलेटेड पार्टीज़ को हम पढ़ रहे हैं आइज़ा 550। अभी तक हमने उसके अंदर जो डिस्कस किया है वो क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज बस छोटा सा एक लेक्चर है, लास्ट ये एंड हो जाएगा इसका। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि रिलेटेड पार्टीज़ हैं क्या। वो में आइडिया हुआ कि अगर तो आपका रेलिवेंट AFRF जो कि पाकिस्तान में आपका ओबियसली IFRS है या AFRS फॉर SSC भी है, IFRS फॉर SMEs भी हैं, तो उनमें तकरीबन एक ही डेफिनेशन दी हुई है रिलेटेड पार्टी की। अगर IFRS की बात की है तो उसमें IAS 24 है, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो IAS 24 आपको एक डेफिनेशन बताता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फिर कह रहा है कि अगर आपका रेलिवेंट AFRF नहीं भी बताता आपको डेफिनेशन, तो फिर आपने जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कम से कम ये पूरी होनी चाहिए। उसमें वो क्या कह रहा है कि आपकी कोई भी ऐसी कंपनी जो आपकी कंपनी के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखती हो, ठीक है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल रखते हो, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। या अगर कोई और कंपनी है वो अंडर कॉमन ओनरशिप है या अंडर कॉमन डायरेक्टरशिप है, या आपके जो मेंबर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स उस कंपनी में, तो कुछ उसने चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो हम समझ आ गया कि रिलेटेड पार्टी है क्या। फिर मसला ये है कि ये रिलेटेड पार्टी के ऊपर अलग से पूरा स्टैंडर्ड देने की क्या ज़रूरत है। इस तरह तो बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर तो नहीं पूरा पूरा स्टैंडर्ड दिया हुआ, इसको क्या ज़रूरत थी। तो भाई वो ये कहता है कि इस कदर ज़रूरी है रिलेटेड पार्टीज़, इस कदर ज़रूरी है कि इसके अंदर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आमतौर पर रिलेटेड पार्टीज़ ही हैं जो कंट्रोल्स को भी ओवरराइड करती हैं, जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करती हैं। इस पर फ्रॉड का रिस्क भी है, इसमें रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ओवरऑल भी है। ठीक है, तो हमने उसकी रीजंस भी देखी क्या है। अच्छा, फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की है भाई कि किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि आइज़ा 550 कहता है आपके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटर के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने रिस्क असेसमेंट बेसिकली करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है रिलेटेड पार्टी की, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस की, इसके ऊपर कंट्रोल्स किस तरह के हैं एंटिटी के, वो सारी आपने अंडरस्टैंडिंग लेके एक रिस्क असेसमेंट कर लेनी है। अब इस रिस्क असेसमेंट के नतीजे में आपके सामने कुछ रिस्क आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात अहम कर ली जाए कि हमने हमेशा पढ़ा कि कंट्रोल्स की डिविएशन अगर हो जाए, कंट्रोल्स डिविएट कर रहे हैं, आपके कंट्रोल्स वर्क नहीं कर रहे प्रॉपरली या डिज़ाइंड ही नहीं है, हम कहते रहे हमेशा कि भाई ये कंट्रोल वीकनेस है, दैट मस्ट बी रिपोर्टेड इन दी मैनेजमेंट लेटर। वो मैनेजमेंट लेटर के अंदर करो, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को जाना है, हर बंदे को ढिंडोरा पीट के ना बताएं। लेकिन यहाँ पर हमने इतनी बड़ी बात कर दी, हमने कहा कि भाई कंट्रोल्स रिलेटेड पार्टी के इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर ये मौजूद ना हुए तो भाई हमें एविडेंस कैसे मिलेगा। हमें तो पता ही नहीं है कि क्लाइंट की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी, जब तक ये खुद नहीं बताएंगे। और सिर्फ बताना नहीं है ज़रूरी, बस ज़रूरी है कि क्या ये जो रिलेशनशिप्स तक पहुँचे हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, या ये जो ट्रांजेक्शन इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं या अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया, भाई कोई कंट्रोल भी है या अन्य वैसे ही मुँह उठा के कंपनियों के नाम लिखती हैं। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कंट्रोल्स का इफेक्टिव होना भी ज़रूरी है। तो अगर इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं है या कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं है, तो इतनी बड़ी बात कर दी है स्टैंडर्ड्स ने। स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भाई आइज़ा 705 के मुताबिक आपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना है, बिकॉज आपने ये कहना है कि भाईजान हमें एविडेंस ही नहीं मिला, वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस, देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। सही है, इम्पोज जाहिर है मैनेजमेंट की तरफ से एक आगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने करके नहीं दी एक चीज़, तो हम एविडेंस कैसे ले सकते हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर हम हमेशा ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करके ले लेते हैं, और हम उसमें कंट्रोल्स के ऊपर हमारी मर्जी होती है रिलाई करना है नहीं। इधर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हर आता जाता कौन कौन बंदा इनकी रिलेटेड पार्टी, जब तक ये खुद नहीं बताते। ठीक है जी, तो ये एक हमने थोड़ा आइडिया लिया। फिर हमने कहा जी कुछ डिफरेंट तरह के रिस्क हैं, और हर रिस्क को, ये मैंने बहुत आपको कल ताकीद की है और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं फिर से कि भाई जो जो किसी के रिस्क हैं, आपने उस रिस्क की रिक्वायरमेंट को बड़े ही गौर से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता है ना, आपने आगे देखा वो रिस्पॉन्सेज ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो भाई बड़े ही गौर से, गौर व फिक्र के साथ आपने चलना है। मिसाल के तौर पे एक केस है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स तो पता है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप भी बताए हुए हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन अकाउंट फॉर सही तरह नहीं की गई, फिर कुछ और करना है। हाँ, फिर एक केस आया था जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ही नहीं आपको बताएगी, आपने खुद आइडेंटिफाई की है, तो फिर और तरीकाकार है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही आपको नहीं पता, आपने खुद आइडेंटिफाई की है, फिर और तरीकाकार है। फिर एक है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई ट्रांजेक्शन आपको नजर आ गई है, अभी रिलेटेड पार्टी का नहीं पता रहा, आप उसमें घुसे हैं तो आपको पता चला कि रिलेटेड पार्टी एक और तरीका का है। फिर जब आपने वो देखा कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ वाली ट्रांजेक्शन के अंदर रिलेटेड पार्टी है, तो अब क्या करना है, फिर और तरीका कार है। ठीक है, तो आपने भाई बड़े गौर से इन चीज़ों को समझ के चलना है। पेपर के अंदर
ऑडिट में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को चीज़ें आती होती हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? प्रैक्टिस नहीं की होती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये ऑडिट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 अपने हाल पे भी रहम करें, इस चीज़ को इंश्योर करें। अच्छा जी, आज ये बात है कि उसने कहा कि अब ऑब्जेक्टिव्स तो हमने दोनों अचीव कर लिए हैं, हमारे सामने चीज़ें आ गई हैं, अब आगे क्या करना है। वो कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर एंड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाइड आरपी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। भाई किस तरह से इसको इवैल्यूएट करना है कि इनकी अकाउंटिंग ठीक हुई है, इनके जो डिस्क्लोजर्स हैं ठीक हैं, तो वो आप किस तरह से करोगे। वो भाई कहता है कि आफ्टर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑडिटर शैल इवैल्यूएट इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद आइजा 700। अब भाई आप इवैल्यूएशन यही है ना कि भाई वो ठीक हुए हैं तो क्या करना है, नहीं ठीक हुए तो क्या करना है। तो भाई आपने अपना ओपिनियन फॉर्म करना है आइजा 700 के मुताबिक। 700 है अनमोडिफाइड ओपिनियन का। अगर कोई मसला ना हो तो फिर ये होता है, अगर कोई मसला निकल आए, मॉडिफिकेशन है, मटेरियल है, तो फिर आपको 705 के मुताबिक रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ती है, ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ता है। अच्छा जी, कई लोग मतलब फेसबुक पे या इधर उधर ग्रुप्स में भी क्वेश्चन में से पूछते हैं कि जी मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में कोई फ़र्क है। तो ये चले मैं थोड़ा सा आपको एड्रेस वैसे कर देता हूँ। वैसे तो जब हम आगे जाके पढ़ेंगे उधर ही है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि भाई मॉडिफिकेशन जो है ना आपकी, ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है, मतलब मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ ना, एक होती है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या है जी? मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, मॉडिफाइड ये मतलब है कि बात ओवरऑल है, सिर्फ आइजा 550 की नहीं है, ओवरऑल बात है कि क्वेश्चन आ जाता है ये क्या चीज़ है। तो भाई मॉडिफिकेशन आपकी दो तरह की मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है। एक आपकी होती है मॉडिफाइड रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। अच्छा, अब इन दोनों को अलग कर दिया तो इसका मतलब अलग होंगे तो अलग लिखा है ना, वरना दो क्वेश्चन आने ही नहीं थे। ठीक है हम एक ही टर्म हमेशा यूज़ कर देते। मसला ये है, बात ये है कि भाई मॉडिफाइड ओपिनियन जो है ये आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन का जो सेक्शन है ना, आपने ऑडिट रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, असल वाली भी, और आप लोगों ने एनुअल रिपोर्ट्स भी देखी होंगी जो मैंने आपको बताई हुई हैं। अब उसके अंदर ओपिनियन सेक्शन जो है, जो पहले ही आपका सेक्शन आ जाता है ठीक है, उसमें आप लिखते हैं कि जी फॉर एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, आप ज़रा वो देख लें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं, या फिर आप कहते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं एक्सेप्ट दीज, मतलब इनके अलावा। इसका मतलब है कि उनमें नहीं है। फिर कई बार आप कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट ही नहीं कर रही, और कई बार क्या आते हैं हम अपना ओपिनियन ही नहीं देते। तो भाई ये जो चार तरह की चीज़ें हैं ये आपकी ओपिनियन सेक्शन की मॉडिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे उसको खैर पढ़ेंगे तो आइजा 705 में अभी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं अभी डिटेल में जवाब नहीं रहा। जब वो पढ़ेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो रिपीटर्स हैं ना उनके लिए चलो फ़ायदा हो जाएगा। एक आपका क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, ठीक है, ये वैसे थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है पहले भी एक लेक्चर में। फिर आपका एक आप करेंगे जी एडवर्स ओपिनियन हो जाता है। ये हम ना मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और एक जो होता है ना सब कुछ ओके है, वो मॉडिफाइड नहीं ना होता, उसको अनमॉडिफाइड कहते हैं। कि यार जो पहले आपको इंगेजमेंट लेटर में हमने एक फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट भेजा था ना, उसी तरह की हम फिर आपको इशू करें, हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया। बात आ रही समझ? हमने अनमॉडिफाइड नाम रखा क्यों है? हमने कहा कि भाई जो आपको पहले बताया था ना, हमने याद है आइजा 210 के मुताबिक हमने इंगेजमेंट लेटर बनाना, उसके अंदर हमने फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी लिखना होता है कि भाई ये इसकी फॉर्म है, ये उसके कंटेंट है, और एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट भी दे देनी होती है कि हो सकता है कि भाई किसी वजह से चेंज भी हो जाए। ये बात है ना, लिंक करके चलना है स्टैंडर्ड्स को। हमने वहाँ पे बात की थी। तो भाई अगर वही वाली आप रिपोर्ट देते हैं दोबारा, मतलब कोई मसला नहीं निकला, तो फिर उसको कहा जाता है अनमोडिफाइड रिपोर्ट। हम यहाँ पे और उसके अंदर ओपिनियन भी अनमोडिफाइड, हम यहाँ पे बात करें मॉडिफाइड ओपिनियन। तो भाई क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर हो सकता है, या एक होता है एडवर्स और एक होता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर से मुराद है कि भाई दौड़ जाओ, हम ओपिनियन देते ही नहीं हैं, आप इतने फारिग हैं कि हमने ओपिनियन नहीं देना। ठीक है, ये पढ़ लेंगे कब कब किन किन सिचुएशन में होता है। तो भाई ये तीन तरह के ओपिनियन है मॉडिफाइड। अब बात बड़े गौर से समझनी है। अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए तो ओपिनियन रिपोर्ट का ही पार्ट है ना, रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। स्टार्ट में आता है ओपिनियन, बात आ रही है समझ? स्टार्ट में ओपिनियन आता है, ओपिनियन रिपोर्ट का ही हिस्सा है। तो अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। भाई कह सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है एक डॉक्यूमेंट है, उसका पार्ट है एक चीज़, अगर ये चीज़ मॉडिफाई हो गई है तो यार वो डॉक्यूमेंट भी तो फिर वो वाला नहीं ना रहा जो पहले था। पहले वो
उसके अंदर जो चीज़ें थी उसमें कुछ ना कुछ आपने चेंजेस कर दिया। अगर वो चेंजेस आएगी सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन की बेस पर, तो हम इसको बोल रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। अब बात ज़रा समझ लें, मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से रिपोर्ट भी क्या हो जाती है, मॉडिफाई, ठीक है। लेकिन ये जो रिपोर्ट मॉडिफाई है ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन की वजह से मॉडिफाई नहीं होती, ये अब फ़र्क है। बात समझ रहे हैं भाई? ओपिनियन मॉडिफाई हो गया तो क्योंकि ओपिनियन उसी रिपोर्ट का पार्ट है, रिपोर्ट भी क्या हो चुकी है, मॉडिफाई। लेकिन क्या सिर्फ ओपिनियन ही चेंज होता है रिपोर्ट के अंदर, कुछ और चेंज नहीं होता? क्या सिर्फ ओपिनियन ही चेंज होता है रिपोर्ट के अंदर, कुछ और नहीं होता? अब भी हो सकता है कि आपको इस बात की समझ ना आए, लेकिन मैंने सोचा कि यार पता नहीं उस मौके पे जाके मेरे माइंड में हो या ना हो। आजकल क्वेश्चन बेसिकली 3-4 जगह से ग्रुप के अंदर भी जो बनाया हुआ है हमने एक ओवरऑल फ्री, उसके अंदर भी पूछा, फेसबुक पे भी स्टूडेंट ने पूछा है, तो मैंने कहा इसको एड्रेस कर दूँ, स्किप ना हो जाए मेरे माइंड से। देखो ओपिनियन इज़ वन सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और भी चीज़ें हैं उसके अंदर। आप रिपोर्ट खोल के देखें जरा, सामने अभी खोलें रिपोर्ट, आपको आ जाएगा जी ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आएगा, टू द मेंबर्स ऑफ फलान लिमिटेड, फिर ओपिनियन सेक्शन आएगा, फिर बेस्ड ऑफ ओपिनियन सेक्शन आएगा, फिर आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की चीज़ें आती जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो भाई अगर तो सिर्फ ओपिनियन वाला सेक्शन है, ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन, वो चेंज हुआ है, उसको वो 3-4 तरह से चेंज हो सकता है बस, और कोई तरीका नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन। लेकिन यार बाकी की रिपोर्ट भी तो है ना, अगर बाकी की रिपोर्ट में कोई रीज़न, किसी और वजह से रीज़न से कोई चेंज आ जाए, उस वो भी फिर आपकी रिपोर्ट तो मॉडिफाई हो जाएगी, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है आपका, हमने याद है आई बिलीव पहले चैप्टर के अंदर रिपोर्ट की थोड़ा सा वो बताता है किस तरह से होती है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि रिपोर्ट में कई बार अदर मैटर पैराग्राफ आ जाता है, OMP अदर मैटर पैराग्राफ। ये हर रिपोर्ट का पार्ट नहीं होता, ये जब ज़रूरत होती है तब आता है। फिर एक होता है EOMP, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है। दोनों चीज़ें आइज़ा 706 डिस्कस कर रहा होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी आइज़ा 705 डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है भाई। तो अगर तो इसकी सिर्फ एग्जांपल ले लेते हैं कि एमसी तो मैटर पैराग्राफ आ गया या अदर मैटर पैराग्राफ आ गया, तो भाई रिपोर्ट के अंदर चेंज तो आ गई है ना, क्योंकि ये पैराग्राफ हमेशा मौजूद नहीं होते। अनमोडिफाइड जो रिपोर्ट आपने कंटेंट भेजा होता है ना पहले, उसमें मौजूद नहीं होते। ये सादा रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, ये किसी रीजंस की वजह से आते हैं। जब हम आइज़ा 706 पढ़ेंगे ना चैप्टर 14 के अंदर, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कर लेंगे डिस्कस। तो हमेशा ये मौजूद नहीं होते, ये किसी रीज़न से आते हैं, ठीक है। और ये भी हमेशा मौजूद नहीं होते, ये भी किसी रीज़न से आते हैं। तो भाई अगर तो ओपिनियन सिर्फ मॉडिफाइड है तो उसको हम मॉडिफाइड ओपिनियन भी कह सकते हैं, हम उसको ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाइड कह सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या होगा, ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है। लेकिन जब मॉडिफाइड रिपोर्ट बोला जाता है उसके अंदर अब फिर आगे जाके देखना पड़ेगा कि भाई क्या वो मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है या किसी और वजह से, जिसमें से दो चीज़ें ये हैं, इन वजह से हुई है। आइए भाई बात समझ, खैर ये हो गया है डिस्कस। अच्छा अब आ जाए ज़रा, वो कहते हैं आइज़ा 700, मैंने आपको जैसे बताया कि अनमोडिफाइड ओपिनियन का स्टैंडर्ड है। उसने कहा कि जी अब आपने वैल्यूएट करना है whether the identified related party relationships and transaction have been appropriately accounted for and disclosed। क्या वो AFRF के मुताबिक प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, अकाउंट फॉर कर ली गई हैं, डिस्क्लोज कर दी गई हैं, उनके डिस्क्लोजर जिस तरह के चाहिए थे, फला पार्टी का नेम, उनके साथ आपका रिलेशनशिप वगैरह, ट्रांजैक्शन की नेचर, कितनी अमाउंट है ली दी है, वो सारा कुछ किस बेसिस पे हुई है वो आ गया सारा कुछ, ठीक है। Then whether the effects of RP relationships and transactions prevent the financial statements from achieving fair presentation or cause the financial statements to be misleading। कहीं भाई ये जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप से ट्रांजैक्शन है ये इस तरह से तो नहीं शो की हुई कि आपका फेयर प्रेजेंटेशन नहीं हो रही चीज़ों की, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा चीज़ों का, या आपके कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं। जाहिर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर इसके ऊपर मॉडिफिकेशन लगेगी। ये देखो पहला पॉइंट है ना, अगर वो साफ़ हो गया, सब कुछ क्लियर आ गया, अकाउंट फॉर वगैरह किया हुआ, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर अकाउंट फॉर सही नहीं किया गया तो फिर मॉडिफिकेशन है, अगर मटेरियल है तो ऑब्वियसली, ठीक है। फिर नीचे आ गया कि अगर वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू से प्रिवेंट नहीं कर दी, नहीं रोक रहे, मतलब कि बिल्कुल ओके हैं, तो भाई फिर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर रोक रहे हैं तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। नीचे डिस्क्लोजर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी में नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, उसने साथ कहा कि भाई हो ये डिस्क्लोजर्स कब अंडरस्टैंडेबल, कब मतलब कि ट्रू एंड फेयर नहीं समझे जाएंगे, इफ़ द बिजनेस रैशनल एंड द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द एफएस आर
अनक्लियर और मिसस्टेटेड, या तो भाई ये जो बिजनेस रैशनल है, देखो आपने डिटेल में बताना होता है फलां पार्टी के साथ रिलेटेड पार्टी के साथ हमने क्यों ट्रांजेक्शन की है, किस बेसिस पे किया। वो कहते हैं अगर तो वो डिस्क्लोजर पढ़ते हुए बिजनेस रैशनली नहीं समझ आ रहा किसी को, ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग वर्डिंग में लिखा है या मिसस्टेट झूठ लिखा है, गलत लिखा है, तो भाई इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो गलत है। या वो कहते हैं और की टर्म्स कंडीशन और अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग देम आर नॉट अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज, या उसके कोई खास फॉर एग्जांपल कोई कर्जा लिया हुआ तो कर्जे की मुद्दत नहीं लिखी, कब वापस करना है, इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ, अमाउंट को सही नहीं लिखा हुआ, या अमाउंट तो लिख दिया लेकिन फॉर एग्जांपल उसके अंदर गारंटीज इन्वॉल्व हैं वो नहीं मेंशन। तो अगर आपने कोई मोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन छुपाई हुई हैं तो इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। वाइल इवैल्यूएटिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर क्वालिटेटिवली मटीरियल, हाँ ये उसने देखे बात की है, हम उसने कहा कि ये हमेशा याद रखें कि इसमें अमाउंट को आपने नहीं देखना, हमेशा आपकी क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। देखो हमने मटेरियलिटी जब पढ़ी थी आजा 320 तो वहाँ पर हमने एक बात की थी कि कुछ चीज़ें होती हैं क्वांटिटेटिवली मटेरियल है, अमाउंट आएगी ना वो आपने सिंपल वो जो मटेरियलिटी अपनी कैलकुलेट की होगी उसके हिसाब से देख लेना है। लेकिन हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि वाई वी से डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियलिटी, तो हम कैलकुलेशन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमेशा मटेरियलिटी को कैलकुलेट नहीं किया जाता, कई बार डिटर्मिन करना पड़ता है, डिटर्मिन क्वालिटेटिव के केस में, क्योंकि क्वालिटेटिव के केस में हो सकता है कि आपने एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन की है जीरो अमाउंट के ऊपर की हुई है। अब देखो मटेरियली तो वो क्वांटिटेटिवली तो इमटेरियल है, जीरो अमाउंट है लेट्स से, ठीक है, लेकिन भाई हो सकता है कि जीरो अमाउंट शो इसलिए की हुई है कि वो रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, आपने गलत किया हो, अगर जीरो की वजह से आप उसको मिस कर जाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। क्वालिटेटिवली मटेरियल है, आपकी रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। इसी तरह आपकी लीगल लॉज की, आपके जो कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी जो भी नॉन कंप्लायंस होती है हमेशा मटेरियल होती है, चाहे वो अमाउंट थोड़ी भी हो, ठीक है। तो इधर इसकी बात है। अच्छा वो कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो भाई अगर तो सब कुछ ओके है तो फिर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर मसला आ गया तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा आइजा 705 का। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आइजा 580 पढ़ेंगे थी चैप्टर 14 में फाइनलाइजेशन के लेवल पे, क्योंकि एंड पे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं कि भाई जो जो बयान आपने दिए हैं ज़रा एक बार लिख कर भी हमें दे दें, वहाँ पर जाके मैनेजमेंट हो जाती है थोड़ा कि भाई हम क्यों दें। As already explained in ISA 580, that auditor needs to obtain specific representation of related party to obtain sufficient appropriate audit evidence. They have disclosed to, देखें अब ये चीज़ें लिखवा के उनसे साइन ले लें, that they have disclosed to the auditor the identity of the एंट्रीज आरपी एंड ऑल ट्रांजेक्शन वगैरह। वो कहता है क्या आपने हमें तमाम रिलेशनशिप तमाम ट्रांजेक्शन बता दी हुई हैं, ये ज़रा साइन करके बता दें। एंड दे हैव अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर, उन्होंने सही तरह अकाउंट फॉर डिस्क्लोज भी कर दिया हुआ है इसको। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, ये तो ऑडिटर की जिम्मेदारी थी देखना कि अकाउंट फॉर सही तरह किया है कि डिस्क्लोज सही तरह किया है कि नहीं। बेशक हमने करना है लेकिन ऑब्वियसली हमने 100% थोड़ी करना है, हम सारी चीज़ें तो नहीं करेंगे। तो ये वो क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन को ढूंढना, उनको अकाउंट फॉर डिस्क्लोज करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कल जो फर्स्ट लेक्चर था आइजा 550 का उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो भाई उनकी जिम्मेदारी थी, वो बता दें सिंपल क्या मसला है अगर उन्होंने किए हुआ है तो, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सारा तो नहीं किया तो फिर हमें वो बताएं कौन सा नहीं किया, हमारे लिए एक सिंपली मिसस्टेटमेंट एक हमें नजर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सर्कमस्टांसेस इन विच इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दो चाविद गवर्नर। हाँ, अब वो कहते हैं कि कई बार आप दो चाविद गवर्नर से भी रिप्रेजेंटेशन लोगे, ठीक है। कौन सी सिचुएशन, आमतौर पर मैनेजमेंट से लेना होता है, इसको बोला ही MRL जाता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। लेकिन वो कहते हैं कई बार दो चावल डायरेक्टर से भी आपको लेनी पड़ सकती है। कब? जब पहले नंबर पे व्हेन दे हैव अप्रूव्ड स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दैट मटीरियली इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन्वॉल्व मैनेजमेंट। अगर आपने कोई अप्रूवल डायरेक्टर से लिया है, मिसाल तौर पर आपने कोई सब्सिडरी सेल की है, ठीक है, आपने किसी सब्सिडरी से बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स की हैं जिसके लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था, ठीक है। आपने किसी होल्डिंग कंपनी को, किसी डायरेक्टर को कर्जा दिया जिसके लिए बोर्ड का अप्रूवल, अब उसमें इन्वॉल्व है ना, तो उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। उनसे भी आप लें रिप्रेजेंटेशन। देन व्हेन दे हैव मेड स्पेसिफिक ओरल रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर ऑन डिटेल ऑफ सर्टेन रिलेटेड पार्टी। ओरल से मुराद जुबानी कलामी उन्होंने बताया था। अब हमें बताया कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट करवा लो भाई, वरना ये आप समझा रहेगा कि आपने कोई रिप्रेजेंटेशन ली। बार में आप जितना मर्जी बोल के बताते फिरें कि डायरेक्टर ने ये बताया था, वो कहते हैं नहीं उससे लिखवा भी लो भैया ना, आपने जो बोला था ज़रा ये हम लिख दिया है, इसको साइन कर लें। रिप्रेजेंटेशन लेटर मैंने आपको पहले ही बताया कि बनाता कौन है,
ऑडिटर बनाता है, ठीक है। ऑडिटर बनाकर मैनेजमेंट से सिंपली साइन वगैरह इस पर ले लेते हैं। अच्छा, व्हेन दे हैव फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट इन आरपी, तो भाई ये 3 सिचुएशन पेपर में छोटा सा आपका क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स का कि कब 2 चाबी कोना से आपने लेना है। तो भाई एक तो है कि जब उन्होंने कोई ओरल रिप्रेजेंटेशन दी हो किसी आरपी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन के बारे में, तो उनसे ज़रा रिप्रेजेंटेशन ले लें, या अगर वो आपको कोई उन्होंने स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन वगैरह अप्रूव की हुई है उसके ऊपर ले लें, या उनका अगर इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर, किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उनका किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो भी ज़रा उनसे ले लें, ठीक है। हो सकता है किसी और कंपनी का वो भी डायरेक्टर है जो कंपनी आपके साथ सेल परचेज वगैरह करती है। अच्छा, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने पहले लेक्चर के अंदर ये एक बात की थी IAS 24 के वाले से, हमने कहा था कि भाई आर्म्स लेंथ बेसिस पर भी हो सकती है। हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी। आर्म्स लेंथ बेसिस का मतलब क्या है कि जिसके साथ आप किसी भी मार्केट के बंदे के साथ, कस्टमर के साथ डील करते हैं, उसको आर्म्स लेंथ कहते हैं। मतलब हर बंदे को आप 100 रुपये की चीज़ देते हो, आपने ये आर्म्स लेंथ है। अब अगर इसी चीज़ 100 रुपये के ऊपर ही आप रिलेटेड पार्टी को भी दे रहे हो, आर्म्स लेंथ कहलाएगा। अगर आप 70 रुपये की रिलेटेड पार्टी को दे रहे हो, ऐसा डिस्काउंट दे रहे हो जो आमतौर पर आप नहीं देते, दिस इज़ नॉन आर्म्स लेंथ। और कंपनी कह तो रहती है भाग्य कि हम आर्म्स लेंथ पे कर रहे हैं, क्योंकि नॉन आर्म्स लेंथ के लिए कानून भी मौजूद है ना, कंपनीज एक्ट 2017 है, वो भी ये कहता है कि भाई आपने हर ट्रांजेक्शन इस तरह की अप्रूवल के लिए लानी है, बोर्ड से अप्रूवल होना चाहिए। तो अब वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए कंपनी जान छुड़वाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं उसमें लिख देती है। आप लोग ना ज़रा अभी आपके पास जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएँ, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में जाएँ, वहाँ पर जाके ढूंढें। रिलेटेड पार्टी की लाजमी है, IAS 24 कहता है लाजमी है आपने देना है, ठीक है। IAS 1 के मुताबिक जो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें वही है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स के अंदर वो आपको कहता है कि भाई जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपके इम्प्लीमेंट है ना, जो मेजर अकाउंटिंग पॉलिसी वो आपने लाजमी डिस्क्लोज करनी है। तो रिलेटेड पार्टी तो हर कंपनी की मौजूद होती है, उन्होंने लाजमी बताना होता है। अब वो ये बताते हैं कि हम आर्म्स लेंथ बेसिस पे कर रहे हैं, नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस पे। अब क्वेश्चन ये आ गया, assertions that related party transaction were conducted on terms equivalent to those prevailing in arm's length transaction। वो कहते हैं कि अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पॉलिसी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लाजमी है, अभी खुद जाके देखें मिल जाएगी आपको पॉलिसी, यार उसमें लिखा होगा आर्म्स लेंथ बेसिस पे करते हैं या लिखा होगा नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस पे करते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन। वो कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने ये लिख दिया कि हम रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म्स लेंथ बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, असर्शन दे दी ना उन्होंने, बेसिकली अपना बयान दे दिया, अपना स्टांस दे दिया, तो अब क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है, क्योंकि लॉजिकली नहीं समझ आती कि भाई आर्म्स लेंथ बेसिस पे वो रिलेटेड पार्टी कहेगी यार साढ़े नाल भी यही रेट, ठीक है, तो फिर समझ ना आती बात। तो फिर भाई आपने क्या करना है ज़रा उसको देखें। इफ मैनेजमेंट हैज़ मेड एन assertion in the FS to the effect that a related party transaction was conducted on terms equivalent to those prevailing in arm's length transaction, the auditor shall obtain sufficient and appropriate evidence about the assertion। तो भाई उसने इस assertion के ऊपर भी फिर एविडेंस लेना है। देखें वैसे हमने वो कही इन 6 assertions हैं ऐसे ही है PNL की, अकाउंट बैलेंसेस की, यहाँ पर लेकिन हमने एक नई assertion निकाल दी है। क्या हमने कहा कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी के हवाले से वो ये लिख दें कि हमने आर्म्स लेंथ पे किया, तो फिर तो ज़्यादा थोड़ा सा विजिलेंट होकर इस assertion को भी वेरीफाई करना है, ठीक है, कि क्या ये assertion वाकई है, ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, नहीं बातें तो नहीं है सिर्फ। कैसे वो कहते हैं आप उसको देखें, जैसे कंपेयर करें टर्म्स को, मतलब है कि रिलेटेड पार्टी को पकड़ी है, इसकी ट्रांजेक्शन देखी है, अब इसी तरह की देखें किसी और के साथ ट्रांजैक्शन जो हुई है किसी और नॉन रिलेटेड पार्टी पर्सन के साथ, क्या सेम तरह की टर्म्स हैं, सेम तरह के रेट्स हैं, सेम तरह के डिस्काउंट्स हैं या क्रेडिट पीरियड वगैरह है, उसको देख लें। देन इंगेजिंग एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट टू डिटरमिन अ मार्केट वैल्यू एंड टू कंफर्म मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ट्रांजेक्शन। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बेची है जो किसी और के साथ नहीं आपने की, अगर तो लेट से किसी और के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन है नॉन रिलेटेड पार्टी के साथ, आप कंपेयर कर लेंगे रेट्स, अगर किसी के साथ नहीं की हुई तो भाई फिर किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें, उससे पूछे यार ये जो इसने इसको बेचा है क्या इस चीज़ की मार्केट वैल्यू इतनी की है, उधर से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देन कंपेयरिंग ऑफ टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन टू नॉन मार्केट टर्म्स फॉर ब्रॉडली सिमिलर ट्रांजेक्शन ऑन एन ओपन मार्केट, या वो कहता है कि आप ये भी एक तरीका अपना सकते, सारे अपनाने की जरूरत नहीं है, इसमें से जो आपको रेलिवेंट लगते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपको कोई बंदा भी नहीं मिला कंपनी के अंदर जिसके साथ आप इसी कंपनी ट्रांजेक्शन की हो, या मार्केट वैल्यू आप कहते हो कि यार वैसे ही ज़रा मार्केट के अंदर देख लेते हैं ना आमतौर पे चीज़ कितने की बिकती है, ठीक है, तो आपने उधर से एक आइडिया लगा लिया। देन कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर सपोर्टिंग द असर्शन, भाई मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, ये जो असर्शन है कि हम आर्म्स लेंथ बेसिस पे करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, वो हो सकता है बताया कि जी जब भी हमने रिलेटेड पार्टी के साथ करना होता है तो हम पहले उसके हमने सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, चेक लगाए हुए हैं कि आप पहले हमेशा कंपेयर करेंगे कि यार बाकी लोगों को आप किसके साथ किस रेट के ऊपर सेल करते हो, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है चीज़ की, फिर हम उसी टर्म्स के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोसेस उन्होंने रखा होगा। देन वेरीफाइंग द सोर्स
सोर्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डाटा सपोर्टिंग द असर्शन एंड टेस्टिंग द रिटर्न में इंटरनल एक्सटर्नल डाटा कहता है वो आप देख लें, मतलब है कि इंटरनली वही कोई डॉक्यूमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट को देखें, कॉन्ट्रैक्ट को कंपेयर करें मार्केट टर्म्स के साथ, या वही आपके इसी तरह की सेम सिमिलर ट्रांजेक्शन्स अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ उधर से देखें, या एक्सटर्नल डाटा लें। एक्सटर्नल डाटा से मुराद गया कि मार्केट से जो आपको डाटा मिलता है, आप मतलब है कि कोई समझ लें अगर कोई लोन शोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है किसी रिलेटेड पार्टी को, किसी डायरेक्टर वगैरह को, या उनसे लिया हुआ है, तो देखें यार क्या दूसरे लोग भी इस तरह ही करते हैं, कितने टाइम पीरियड का देते हैं, वो सारे सिस्टम देख लें। ठीक है, इवेल्युएटिंग द रीजनेबलनेस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट अजम्पशंस, तो अजम्पशंस भी इसमें हो सकती हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमने गारंटी दी हुई है किसी अपनी रिलेटेड पार्टी की, तो अजम्पशंस की बेस पे दी होगी ना कि भाई हमें लगता है कि हमें पैसे नहीं के पे करने पड़ेंगे, ये बंदा खुद ही कर लेगा, लेकिन हम फिर भी गारंटी दे देते हैं। तो सर जी क्या अजम्पशन है उसकी? ठीक है, आपने किसी को कर्जा एक दिया हुआ है और ये अज्यूम करके कि यार ये कंपनी का गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे आइजा 570। गोइंग कंसर्न क्या है कि यार ये 1 साल से ज़्यादा नहीं कंपनी चल सकती, तो अगले 1 साल के अंदर बंद हो जाएगी। तो भाई हमारी कोई रिलेटेड पार्टी थी, हमने उसको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी हमें पैसा वापस कर देगी। तो भाई क्या अजम्पशन है, क्या वाकई वो करेगी भी? पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा पैसा? ठीक है, ये क्या अजम्पशन है, उनको आपने इवेल्युएट कर लेना है। ठीक है जी, तो आर्म्स लेंथ बेसिस की अगर असर्शन दी हुई है तो आपने ये लाजमी करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम आर्म्स लेंथ पे करते हैं, हम कहते हैं आप तो फरिश्ते हैं भाई, अगर आप आर्म्स लेंथ बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, समझना ही कि कैसे कर सकते हैं आप। तो अगर आप कह रहे हैं तो हम इस असर्शन को टेस्ट जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा एंड पे उसने कह रही है कि आइजा 550 का दूसरे स्टैंडर्ड के साथ ताल्लुक। तो भाई आइजा 240 के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक। आइजा 240 है फ्रॉड का स्टैंडर्ड। फ्रॉड के अंदर अक्सर रिलेटेड पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती हैं, इवन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी करती हैं। ठीक है, तो उस हवाले से ये चीज़ ज़रूरी है। देन आइजा 315 है जी आपका सिग्निफिकेंट रिस्क, वो आपको बता रहा होता है कि जी आइजा 315 यही था कि आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एंटिटी के एनवायरनमेंट वगैरह की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो उसके अंदर वो कहता है कि रिलेटेड पार्टीज जहाँ पे इन्वॉल्व होंगी वहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होगा। सिग्निफिकेंट रिस्क को मटीरियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि जब भी रिलेटेड पार्टी आती है अपने साथ रिस्क लेके आती है मटीरियल स्टेटमेंट का। ये बड़ी एक लॉजिकल बात है, हमने इतनी बार डिस्कस कर ली है। आइजा 705 चलिए 705 के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 705 के साथ ताल्लुक क्या है देख लें दोबारा। वो कहता है इफ़ द कंट्रोल्स आर नॉट प्रेजेंट और इनफेक्टिव देन ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देयरफॉर मॉडिफाई द ओपिनियन। ये हमने पढ़ लिया है कि भाई इतनी ज़्यादा अहम चीज़ है रिलेटेड पार्टी के, इसके कंट्रोल्स भी अगर वीक हैं तो मॉडिफिकेशन लग जाएगी, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, एविडेंस नहीं हम ले सकते। सेकंड क्या है, इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर नॉट अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद IAS 24। ये भी अभी आज ही हमने पढ़ा है। ये जो हम आइजा 700 की बात कर रहे थे कि अगर आइजा 700 के मुताबिक अनमोडिफाइड देना है तो भाई फिर अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर 705 के मुताबिक हमें ये जो है इनमें से कोई अपनी करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलें आइजा 550 हमारा एंड हो गया है और इंशाल्लाह अब कल से हमारी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की टेस्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आप लोग जहाँ जहाँ तक ये लेक्चर्स जा रहे हैं क्विकली ज़रा आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के इंशाल्लाह कल से कोशिश करूँगा कोई 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स आपके प्रैक्टिस के इसमें करवाए जाएँ। ठीक है, ऑब्वियसली हर क्वेश्चन लिख कर नहीं किया जा सकता, मैं तो नहीं मतलब क्लास में करवा सकता, आपको अप्रोच बेसिकली बता है ना, अप्रोच समझना ज़रूरी है। अप्रोच आपको जो बताई थी ना, ज़रा क्विकली मैं पहले रिवाइज करवा दूँ। क्या थी? सबसे पहले रिस्क देखेंगे, क्या रिस्क है, फिर उस रिस्क से रेलिवेंट असर्शन कोर्स ही है। अच्छा, फिर क्या स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई स्पेशल प्रोसीजर बताया उस असर्शन को देखने का, वो अप्लाई करेंगे। अगर नहीं बताया तो वो 7 प्रोसीजर जो 7 प्रोसीजर्स हैं आइजा 500 के, उसमें से हम देख लेंगे कौन सा लगाना है। अगर हमें एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, एविडेंस मिल सकता है कि भाई चीज़ फारिग है या चीज़ सही है। ठीक, दोनों तरह के मिल सकते हैं ना, मिसस्टेटेड है या मिसस्टेटेड नहीं है। अगर उस प्रोसीजर से नहीं मिलता तो फ़ौरन स्कोप लिमिटेशन नहीं लगा देनी, बल्कि दूसरी तरफ जाना है। दूसरी तरफ कौन सी है? कोई और ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाना है। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिलता फिर मैनेजमेंट से जाकर रिक्वेस्ट करनी, भाईजान एविडेंस नहीं मिल रहा। मैनेजमेंट अगर आपको एविडेंस देते फिर भी मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर फिर भी एविडेंस नहीं मिला देन इट विल बी कॉल्ड स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन फिर 3 तरह की होती है, आइजा 705 में जाके वो डिस्कस भी करेंगे। और जो पहले भी एक बार हमने डिस्कस की है वो 3 तरह की कौन सी होती है भाई, या तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि एविडेंस नहीं मिल सकता, ठीक है, या कोई सिचुएशन ऐसी है कि नेचर ऑफ वर्क की वजह से एविडेंस नहीं मिल सकता, ऑडिटर की टाइमिंग वगैरह काम करने की वो है कि एविडेंस नहीं हो सकता, या तीसरी है कि मैनेजमेंट आपको एविडेंस नहीं दे रही। तो तीनों की कुछ और आपको देखनी पड़ेंगी फिर इम्प्लीकेशंस के क्या इसका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर करते हैं।
मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।